नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों तक हम लोगों ने वीडियो बनाए और दोबारा लौट के बुद्धू घर को आ गए हैं, यानी हम फिर से वीडियो क्लासेस के माध्यम से एक दूसरे के रूबरू हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वीडियो मैं बना रही हूँ और आप लोग उसको देखेंगे, तो मैं इसको एक तरफा संवाद तो मानती नहीं हूँ, क्योंकि मैसेजेस के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से आपके सवाल मुझ तक आते रहते हैं। मैं बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में इस समय हिंदी की एक नई कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, सारे देश से अलग और गंगा सिंह विश्वविद्यालय की बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी के विद्यार्थियों का दुख इस रूप में थोड़ा सा ज़्यादा है कि मिड सेशन में इन लोगों का सिलेबस चेंज हो गया। आप लोगों के लिए शुरुआती वीडियो जुलाई से सितंबर तक जो मैंने बनाए, अक्टूबर तक बल्कि, वो जो किताब पहले से चल रही थी उससे बनाए। अक्टूबर में कमेटी बनी, उसने आपका सिलेबस चेंज कर दिया और हम अपनी धुन में वीडियो बनाते रहे। बहुत लेट पता चला, नवंबर दिसंबर में। जब दिसंबर में पता चला तो पता किया कि पुरानी किताब में 4 कहानियाँ वो हैं जो नई किताब में भी हैं। बाकी की सारी कहानियाँ ना तो मार्केट में नई कहानी संकलन के रूप में उपलब्ध थी, न गूगल पे कुछ कहानियाँ तो उपलब्ध हुई। मेरे लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। 4 वीडियोस तो वो काम आ गए जो मैं पुरानी किताब में से आप लोगों के लिए बना चुकी थी। हालांकि बनाए बहुत सारे थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि नेट में, पीएचडी में, एंट्रेंस एग्जाम में हर जगह वो कहानियाँ चलती हैं, तो बहुत सारे और लोगों के कामों आएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे बीए पार्ट फर्स्ट का सवाल है, हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक जमीन अपनी उपन्यास अभी तक भी उपलब्ध नहीं है। 18 जनवरी के बाद जब हम ऑफलाइन मिलना शुरू किए तो जल्दी से जल्दी मैंने आपको पुरानी किताबें पकड़ाई कि आप उन 4 कहानियों को तो मेरे सामने फेस टू फेस सुन सके, उनके प्रश्नोत्तर कर सके जो पुरानी किताब में है। उसके बाद लगातार कोशिश में हूँ कि आपको नई किताब मिले और आप उसके जरिए व्याख्या के और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर कर सके, मैं आपको पढ़ा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज मैं उस कहानी को लेकर आई हूँ जो हमारी पुरानी किताब में भी नहीं थी, उन 4 कहानियों के अलावा, और नई हमें मिली नहीं है। लेकिन 7-8 साल पहले, लगभग 7-8 साल पहले एक बार और किताब चेंज हुई थी कुछ सालों के लिए, तब उसमें वो कहानी थी। और मेरी एक आदत है कि हिंदी की किताबें हर बार जब भी सिलेबस चेंज होता है तो पुरानी वाली मैं अपनी रैक में जमा देती हूँ। तो अपनी रैक की पुरानी किताब से उठाकर लाई गई, अपनी रैक से जो किताब उठाकर लाई हूँ उसमें एक कहानी हमारे पास है, जिस कहानी का नाम है स्मृतियों में पिता। रघुनंदन त्रिवेदी कहानीकार का नाम है। रघुनंदन त्रिवेदी ज्यादा नहीं जिए, अल्पायु में ही इनका देहांत हो गया। 1935 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनका निधन हो गया। इनके 3 कहानी संकलन है, वह लड़की अभी जिंदा है, वह ट्रेजेडी क्यों हुई, तथा हमारे शहर की भावी लोक कथा। बहुत प्रसिद्ध ये नहीं हो पाए, लेकिन बहुत अलग अंदाजे बयां के लिए माने जाएंगे। इनका शिल्प जो था बड़ा नवीन था, नूतन था, टटका था, ताजा था। हिंदी की कुछ पत्रिकाओं में इनकी कहानियां समसामयिक पत्रिकाओं में बराबर छपती रही और वह लड़के भी जिंदा है, पर उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का रंगे राघव पुरस्कार दिया गया था। बात मैं करती हूँ इनकी कहानी स्मृतियों में पिता की। ज्ञानरंजन की कहानी पिता का नाम लिए बिना, तो मैं कहानी निकाल लेती हूँ एक बार। ज्ञानरंजन का जो कहानी है पिता, उसको याद मैंने इस कहानी को जब जब पढ़ा था तो याद किया था। जब जब पढ़ा इसलिए कि 3 साल सेशन में चली, तो लड़कों को भी पढ़ाया, लड़कियों को भी पढ़ाया। उसके बाद किताब उठा के रख दी, तो आज ये हमारे काम आ रही है। गूगल पर ये कहानी उपलब्ध नहीं है। अगर आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा तो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आएंगे उनको दोनों किताबें मिलेंगी। लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देती हूँ कि 30 अप्रैल के बाद भी मैं आप तक लगातार कहानियों के माध्यम से आपका सिलेबस उपलब्ध करवाती रहूंगी।
मैं कोशिश करके जयपुर से उस उपन्यास को अभी परचेज करने की पूरी तैयारी में हूँ, फोन कर दिया है। मैं आपको एक जमीन अपनी भी पढ़ाऊंगी। हालांकि वो उपन्यास मेरे निजी पुस्तकालय में था, लेकिन पता नहीं किसको पढ़ने दिया था, उसने लौटाया नहीं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों पर के पास 100% धन सामग्री पहुंचेगी। प्रमोट नहीं हुए, एग्जाम देना पड़ा तो कतई आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। आपके टीचर्स की जिम्मेदारी है आप तक सामग्री उपलब्ध करवाना। स्मृतियों में पिता, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक पिता को बेटे के नजरिए से देखा गया है और बेटा एक समय के बाद बाप बन जाता है। तो जब वो अपने बच्चे को देखता है तो अपने पिता के पास पहुंच जाता है। कहानी वर्तमान और फ्लैशबैक 2 रूपों में चलती है। कथावाचक शैली में इस कहानी को रघुनंदन त्रिवेदी ने लिखा है। एक पिता किस तरह से परिवार के लिए नींव का काम करते हैं, बड़ी नरमी और कोमलता के साथ में पिता के उस रूप को रेखांकित किया गया है। माँ के लिए बहुत सारी कहानियां लिखी गई है, माँ को बहुत ओवररेटेड भी किया गया है। उस चक्कर में वो एक सामान्य इंसान बनने से, समझे जाने से वंचित रह गई और देवी बना दी गई। और देवियां आपको पता है चुप रहती हैं, पूजी जाती हैं, इच्छाएं नहीं बताती। इस कहानी में पिता को एक आम पिता की तरह, लेकिन जो अपने बच्चों के लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए भी स्नेहित है, उस दृष्टि से देखा गया। अक्सर एक बात है कि जो अच्छा पति साबित नहीं होते वो अच्छे पिता साबित हो जाते हैं। हालांकि कोई अंतिम नियम किसी बात में नहीं है, लेकिन इस कहानी में जो पिता है वो न सिर्फ बच्चों के अच्छे पिता हैं बल्कि एक अच्छे पति हैं। और उनकी जो पत्नी है, उनकी जो बेटी है, उनको एक अलग रूप में दिखाया गया है। कहानी का रसास्वादन हम पंक्ति दर पंक्ति पढ़कर और व्याख्या करके करेंगे। कहानी को अंकों के माध्यम से बांटा गया है और इसके कुल 5 अंक हैं। सबसे पहले एक नई चीज कि ब्रैकेट में एक लाइन लिखने के बाद में कहानी को प्रारंभ किया गया है। किसी को याद करने का मतलब है उसका सपना देखना। सपने में न तर्क जरूरी है न तरतीब। ये एक लाइन ब्रैकेट में है, देखिए फिर से पढ़ती हूँ। किसी को याद करने का मतलब है उसका सपना देखना। अगर आप किसी को याद कर रहे हैं उसका मतलब है कि आप उसका सपना देख रहे हैं। देखिए हम ऐसे भी सोच सकते हैं, इस तरह से हमारे प्रिय पात्र के बारे में लोग आंखें बंद करके सोचने लगते हैं, हम खुली आंखों से भी सोच सकते हैं। इसको आप फिल्मी बात मत समझिएगा। हम जिसके पास मानसिक रूप से रहते हैं या जो हमारे पास मानसिक रूप से रहता है वो सोए बिना भी सपने में हमारे साथ आ जाता है। एक सपना जागती आंखों से देखा जाता है और सपने में तर्क जरूरी नहीं है। ऐसे तो आप बोलेंगे वो इतनी दूर से आपके साथ कैसे रह सकती है, कैसे रह सकता है, लेकिन चूंकि सपना देख रहे हैं तो तर्क भी जरूरी नहीं है, तरतीब भी जरूरी नहीं है। अव्यवस्थित और बेतुकी चीजें सपने में चल सकती हैं। अब अंक 1 इन्वर्टेड कोमा में बात को रखा गया है, यानी कथावाचक पिता के शब्द को डायरेक्ट स्पीच में बता रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके हैं बात को कहने के। उसने मुझसे कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने मैं का प्रयोग करना, और उसने मुझसे कहा कि वह घर जाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से पिता के शब्दशः बात को रखा गया है। अकेले थे तब कठोर थे, जो कमाते थे खर्च हो जाता था, कुछ बचाता नहीं था, कोई चिंता भी नहीं थी, खाते पीते और दान कर सो जाते। देखा जाए तो मजे में थे, पर कुछ अधूरा सा भी था तो सही। एक किस्म का अनमनापन, जीने का कोई मतलब नहीं। दरअसल कुछ होना था, कुछ इस तरह की जैसे कोई सख्त और खट्टी सी चीज किसी नरम और मीठी सी चीज में तब्दील हो जाना चाहे, मतलब आम या बेर। तो वह क्या करे? पिता कह रहे थे। इन्वर्टेड कोमा बंद होने के बाद ये लाइन कही गई है, पिता कह रहे थे। किस्से की शुरुआत दिलचस्प थी। मैं और भाई और बहन उत्सुक सुन रहे थे, माँ सिर्फ मुस्कुरा रही थी। किस्सा देखिए कितना, माँ बेटी 2 भाई आराम से बैठे, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, और
तीनों चारों दिसंबर में सर्दी में सिगड़ी के आसपास बैठे हैं और पिता ने कहा है कि अकेले थे तब कठोर थे। इस कठोरता का मतलब समझिए कि एक कोमल भाव नहीं जगा था। खाते खाते आप कुछ बचा ले कि उसने नहीं खाया, ये कोमलता होती है। अकेले रहते थे, छड़े थे, कंवारे थे, जिम्मेदारी नहीं थी, तो एक किस्म की कठोरता थी कि सब खा लेना है, किसी के लिए रखना नहीं है। दोस्त होते हैं तो हम बिस्तर भी सड़का देते हैं कि वो आएगी तो ठीक लगेगा, वो आएगा तो ठीक लगेगा। अकेले हैं तो अपने रूम को वैसा ही छोड़ गए, ताला हम ही बंद करेंगे, आके हम ही खोलेंगे। तो कह रहे जो कमाते थे खर्च हो जाता, कुछ बचाता नहीं था, कोई चिंता भी नहीं थी, खाते पीते और तान कर सो जाते। देखा जाए तो मजे में थे। यूं मोटे तौर पे देखो तो कोई दुख नहीं था, ठीक ठाक चल रही थी लाइफ, पर कुछ अधूरा सा भी था तो सही। अकेले लोगों के अपने दुख होते हैं। एक किस्म का अनमनापन था, एक कटफोड़वा, भरी दोपहरी में ठक 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 पेड़ को फोड़ता रहे, एक अनमनापन सा उसको लगता होगा। उसी तरह से पिता को भी लगता था। देखा जाए तो मजे में थे, लेकिन कुछ था, जीने का कोई मतलब नहीं था। हम लोगों को कई बार लगता कि कोई हमें डांटता क्यों है, कोई हमें रोकता क्यों है, कोई हमें टोकता क्यों है। एक उम्र के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मर्जी के मालिक हो जाते हैं, उस समय हमें कई बार लगता है कि काश मुझे कोई मेरे नाम से पुकारे, काश मुझे कोई डांटे, खाना क्यों नहीं खाया, ऐसे क्यों कर रहा है। बच्चों को बड़ा बुरा लगता है कि खाना क्यों खा लिया, कपड़े क्यों गंदे कर दिए, इधर क्यों बैठ गया, इतनी रोका टोकी। लेकिन जब बड़े होकर जॉब लगकर बाहर जाते हैं और खुद मुख्तार हो जाते हैं, तब कई बार लगता है कि काश कोई डांटता, कोई कहता कि ऐसे नहीं करना है, खाना खा लेना है। अब तो खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं खाएंगे, होटल में खा लेंगे, चाय पी लेंगे, ब्रेड खा के रह जाएंगे। कोई मतलब केयर नहीं है, कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई बंदिश भी नहीं है। तो एक तरीके की कमी भी है। नथिंग इज परमानेंट। और उसी तरह से कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो यूं तो अकेले थे तो कोई दुख नहीं था, लेकिन दुख भी यही था कि अकेले थे। दरअसल कुछ होना था, जैसे जीने का कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ होना था। क्या होना था आप देखिए, कुछ इस तरह जैसे कोई सख्त और खट्टी सी चीज किसी नरम और मीठी सी चीज में तब्दील हो जाए। सख्त थे, ताला बंद किया, निकल गए, जैसे छोड़ के आए, छोड़ के कोई नियम कायदा, घर में घुसने का टाइम, किसी और की जिम्मेदारी, किसी और के लिए बचा के रखना नहीं था। तो जैसे कोई सख्त सी चीज नरम और कोमल सी चीज में बदल जाए। जैसे टिकोला, टिकोला यानी कैरी, कच्चा आम, जिससे शक्ति का बोध होता है, वो पक करके मीठे आम में बदल जाए। यही यहाँ पर उपमा दी है कि कोई खट्टी सी चीज, सख्त सी चीज नरम और मीठी चीज में बदल जाए। मसलन जैसे कि आम या बेर, तो वह क्या करे। पिता ये बता रहे थे। किस्से की शुरुआत बड़ी दिलचस्प थी। देखिए है ही दिलचस्प, किस तरह बताया अकेले आदमी के रहने को। मैं और भाई और बहन उत्सुक सुन रहे थे। माँ सिर्फ मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराती हुई माँ का चेहरा एकदम बहन से मिलता जुलता था, वैसे ही जैसे कुछ उदास, कुछ गंभीर होकर बहन अपने चेहरे को माँ जैसा कर लेती थी। देखिए कितना अच्छा लिखा है। पानी पी लो। जब माँ मुस्कुरा रही है तो कदाचित अपनी उम्र से छोटी एक किशोरी लड़की जैसी लगने लगी है, जैसे कि उसकी बहन का चेहरा है। और जैसे कि बहन उदास होती है तो अपनी उम्र से गंभीर अपनी माँ जैसी लगने लगती है। इस एक पंक्ति को आप समझना चाहें तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। आपकी माँ में एक बच्ची छुपी होती है और हम सब में एक मैच्योर इंसान छुपा होता है। अगर पिता को कहीं बाहर जाना होता तो वे माँ की उस मीठी सी मुस्कुराहट को जरूर अपने साथ ले जाते। उसके पिता जब भी जाते तो खाली हाथ नहीं जाते थे। जाते वक्त उसकी माँ की उस मुस्कुराहट को यादों में झोले में डालकर साथ ले जाते थे। हम जब कहीं जाते हैं तो जेहन में अगर अपने प्रिय पात्र का उदास चेहरा कौंधता है तो हम भी थोड़े से उदास हो जाते हैं, लेकिन उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा साथ लेकर जाते हैं तो उदासी में भी हम उजाले ढूंढ लेते हैं।
तो पिता जब जाते थे तो माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा साथ लेके जाते थे। पर वह दिसंबर की सुबह थी, सर्दियाँ थी, दिसंबर का जाड़ा, सुबह पिता को कहीं जाना नहीं था, वे फुर्सत में थे, पिता को बाहर जाना नहीं था। मुस्कुराहट माँ के पास, माँ के चेहरे पे थी और पिता उस मुस्कुराहट को देख रहे थे, पी रहे थे, आनंदित हो रहे थे। हमारे बीच अंगीठी पड़ी थी, बीच में अंगीठी पड़ी थी, हाथ ताप रहे थे, अंगीठी पर चाय उबल रही थी। माँ की मुस्कुराहट को हमने चाय में घुल जाने दिया। अंगीठी पे चाय पड़ी थी और माँ मुस्कुरा रही थी। आपका कोई प्यार करने वाला इंसान और आपके लिए प्यार से कुछ बनाए तो उस चीज़ का स्वाद दुगुना हो जाता है। और आपके लिए अनचाहे रूप में कुछ परोसा जाए, पटक दिया जाए, अच्छी सी चीज़ भी स्वाद नहीं देती जुबान को, जायका भी प्यार के साथ दुगुना हो जाता है। तो माँ की मुस्कान अंगीठी की उबलती चाय में घुल रही थी और बच्चों ने उसको छेड़ा नहीं, तंग नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि मूड बच्चों की बात से खराब हो जाता है, तो बच्चों ने छेड़ा नहीं और माँ की मुस्कान चाय के साथ घुलती रही, चाय और जायकेदार होती रही। फिर जो कि पिता ने कहा वह सब मुझे याद है। आगे की बात से जोड़िए कि पिता अकेले थे, यूं कोई दुख नहीं था, लेकिन कुछ कमी थी। तो जो पिता ने कहा वह सब मुझे याद है। वे कह रहे थे उन्होंने शादी की, घर बसाया, बाद में हम आए और ये उनकी सारी कठोरता जाती रही। कठोरता इस तरह खत्म हुई, बाप बन गए, दूसरे के कोमल, नरम, चिकने शिशु शरीर को छूना आ गया, चूमना आ गया, गले लगाना आ गया, प्यार करना आ गया, केयर करना आ गया। और जिसको ये आ जाता है वो कठोर नहीं रहता, नरम हो जाता है, सुचिक्कन हो जाता है। तो पिता एक युवक से एक पति में बदल गए। पति में बदले तो अपनी पत्नी को जिस तरह से वो प्यार करते हैं प्रेमी में बदल गए। और प्रेमी और पति जब एक हो जाए तो पत्नी प्रेयसी बन जाती है और दोनों का जीवन सुख में लगता है। और उनसे जो बच्चे आते हैं दुनिया में वो बच्चे सौभाग्यशाली होते हैं, माँ और पिता दोनों का दुलार पाते हैं। तो पिता इस तरह से कठोर नहीं रहे, एक जिम्मेदार पति और पिता में बदल गए। यहाँ पर अंक बदलता है। अक्सर पिता कहते हैं मैं उस रोटी से प्यार करता हूँ जिसे मेरी स्त्री बनाती है और उस दरवाजे से भी जहाँ वो प्रतीक्षा करती हुई मिलती है। फेमिनिस्ट की दृष्टि से देखूं तो पिता को रोटी बनाना आना चाहिए था, लेकिन उस दृष्टि से देखूं कि पिता बराबर घर के बाहर नौकरी करते थे तो घर का खाना वो मिस करेंगे, आगे हम देखेंगे। और जब साथ रहते थे तो अपनी पत्नी के हाथ के बनाए हुए खाने को वो सराहते ही नहीं, इस तरह से खाते थे जैसे उन्होंने कोई अलौकिक स्वाद चखा हो। वो हमेशा कहते थे कि मैं उस रोटी से प्यार करता हूँ जिसे मेरी स्त्री बनाती है। और एक देखिए दरवाजा जहाँ वो प्रतीक्षा करती हुई मिलती है। हर आदमी जो अकेला रहता है अपने दरवाजे को बंद करके जाता है और आकर ताला वही खोलता है, तो कभी कभी मुझे उससे एक अलग किस्म का लगाव हो जाता है कि वो अगर हाथ में सामान है तो पहले सामान रखेगा और ताला खोलने के बाद अंदर लाइट वो जलाएगा तो जलेगी। मन नहीं है कुछ खाने का तो वो निढाल अपने बिस्तर पे पड़ जाएगा। कोई चाय की पूछने वाला ही नहीं है, बना के देना तो दूर है। बीमार हो जाए, घर की याद आए तो उनको खराब लगता होगा। एक शेर भी बड़ा मौजू है इस मौके पर। हाथ खूरेज हुए इतनी दस्तकें दी है, इस गली का वो मकान तेरा ही मकान हो। जिस दरवाजे पर दस्तक देते देते आपके हाथ लहूलुहान हो जाए वो दरवाजा बहुत क्रूर होता है। और यहाँ पर कथाकार के पिता उस दरवाजे से प्यार करते हैं जिस दरवाजे पर खड़े होकर उनकी पत्नी उनकी प्रतीक्षा करती थी। प्रतीक्षा करना न सिर्फ एक रोमांटिक क्रिया है बल्कि किसी के लिए जीने का सबब हो सकती है। जिस घर में किसी का कोई इंतजार नहीं कर रहा हो वो घर चारदीवारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। घर का मतलब प्यार होता है। और जिस कहानी को हम पढ़ रहे हैं वो घर फिलहाल
प्यार का रूप है। नौकरी के सिलसिले में एक बार महीनों उन्हें दूसरे ही शहर में रहना पड़ा। उनकी सेहत गिरती जा रही थी। एक बार उनकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई और उनकी सेहत उससे गिरती रही। बाबू जी आपको क्या हो गया, भाई पूछ रहे थे। बड़े भाई हैं लेखक की कहानी में कथाकार मैं शैली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आत्मकथात्मक शैली भी कहते हैं, मैं शैली भी कहते हैं। कथाकार कथावाचक की दृष्टि से है यहाँ पर कि वो कथा वाचन कर रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। पाठक इस समय दर्शक श्रोता की भूमिका में है। ये एक नवीन शैली है। भाई ने पिता से पूछा कि ये बाबू आपको क्या हो गया। पिता ने ये नहीं कहा कि तबीयत खराब है। पिता का जवाब सुनिए, मैं ढाबे की रोटी खाता हूं ना। ढाबे की रोटी में क्या होता है, मैं उनकी इस बात का मतलब नहीं समझता था, इसलिए पूछ बैठा। सब कुछ होता है, बस घर की गंध नहीं होती। पिता के इस संक्षिप्त उत्तर के बाद हम दोनों भाई चुप थे। लेखक जब छोटे थे तो वो समझे नहीं कि पिता ने भाई को ये क्यों कहा कि वो ढाबे की रोटी खाते हैं। तो उत्सुकता बस पूछ लिया कि ढाबे की रोटी में क्या होता है। तो पिता का जवाब सुनिए कि सब कुछ होता है, बस घर की गंध नहीं होती। गंध का मतलब यहाँ पर खुशबू, कि ढाबे की रोटी में सब कुछ होता है। आटा भी होता है, सिकती भी है, घी भी लगता होगा, लेकिन घर का स्पर्श नहीं होता, अपने हाथ नहीं होते। बना हुआ तो छोड़िए, अगर हमारे दोस्त हमें हलवाई के यहाँ से भी मिठाई भेज दे तो वो भी हम उस प्यार से खाते हैं जैसे मानो उसने बनाकर ही दिया हो, जबकि उसने खरीद कर भेजा है। लेकिन भेजने वाला ज्यादा याद रहता है बनाने वाले से हमें, इसलिए वो मिठाई हमारे लिए दोस्त की सौगात बन जाती है, सराह के खाते हैं। तो यहाँ पर तो पिता को अपनी पत्नी से प्यार था, तो उस खाने को मिस करते थे। और घर के खाने की गुणवत्ता निश्चित रूप से बाहर के खाने से अच्छी होती है। पिता को होटल का ढाबे का खाना रास नहीं आ रहा था, इसलिए उनकी सेहत गिरती जा रही थी। पैराग्राफ 3 या अंक 3। उन्हें मिठाई का शौक था। उनके एक दोस्त बता रहे थे कि दफ्तर से वापसी के वक्त मिठाई की दुकान आते ही वे चलते चलते रुक जाते, शोकेस में सजी हुई मिठाइयों को गौर से देखते, सोचते और कुछ खरीद कर अपने थैले में रख लेते। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वे यहाँ खड़े होकर सोचते क्या हैं? मैंने ऐसा पूछा। माँ ने जवाब नहीं दिया। पिता भी चुप रहे। इस बात को कई साल हो गए। अभी एक दिन मिठाई की दुकान के आगे खड़ा बर्फी को देखते हुए मैं सोच रहा था, इसे खाते हुए मेरे बच्चे का चेहरा कैसा हो जाएगा। और बस उसी वक्त मुझे पिता की चुप्पी याद आई। देखिए, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। पिता के दोस्त एक बार बता रहे थे कि पिता जब घर आना चाहते हैं, घर आने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते हैं, कुछ देर खड़े रह जाते हैं, सोचते हैं, फिर मिठाई तुलवाकर थैले में डाल लेते हैं। बेटे को ये तो समझ में आ गया कि पिता मिठाई खरीद कर घर लाते हैं, बच्चे खाते हैं, लेकिन दुकान के सामने खड़े होकर पिता सोचते क्या है, वो ये सोच रहे हैं। और इस सवाल का जवाब लेखक को तब मिलता है जब वो खुद पिता बन गया। और मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते वक्त बर्फी को देखकर लेखक सोच रहे हैं कि अगर मैं ये बर्फी खरीद कर घर ले जाऊं तो उसको खाते वक्त मेरा बेटा कैसा लगेगा। और तब उनको अपने पिता की उस समय की चुप्पी याद आई, जब उन्होंने उस सवाल का जवाब इसको अपने बेटे को, कथावाचक को, कथाकार को नहीं दिया। ऐसा होता है, हम किसी को बहुत नजदीक से चाहते हैं और उसकी कोई पसंदीदा चीज हमें पता है, तो जब हम उसको वो चीज भेंट करते हैं, देते हैं, तो हम ख्यालों में उस समय का उसका चेहरा भी याद करते हैं कि कैसा लगेगा उसको हमारे हाथों की ये चीज खाकर, हमारे हाथों की ये चीज बनी हुई देखकर, हमारा ग्रीटिंग कार्ड, हमारी आवाज अगर किसी को पसंद हो तो हमारी आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ एक छोटा सा वॉइस नोट सुनते वक्त उसको कैसा लगता होगा। हम ये चेहरा, उसके चेहरे की स्माइल और छोटे से छोटा हाव भाव महसूस कर सकते हैं, बिना देखे हुए मन की आंखों से देख सकते हैं। तो
पिता जब मिठाई खरीदते थे तो ये सोचते थे कि कैसा हो जाएगा मेरे बेटे का चेहरा जब अपनी मनपसंद मिठाई खाएगा। आज जब वो खुद पिता बने हैं तो उनको समझ आ रहा है कि पिता ने जवाब नहीं दिया था। अंक 4, यह पहली बार हुआ था कि शरद पूर्णिमा का दिन था और पिता घर पर नहीं थे। शरद पूर्णिमा हर बार आती थी। शरद पूर्णिमा पर भाई का जन्मदिन आता था और पिता हर बार शरद पूर्णिमा पे घर होते थे। यह पहली बार है जब पिता शरद पूर्णिमा पर घर नहीं है। उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी, परंतु महीने में एक आध बार वे जरूर घर आया करते थे। घर आने से वे पहले कभी कोई सूचना नहीं दिया करते थे। यह शायद इसलिए कि अपनी नौकरी की वजह से वे पहले घर आना तय नहीं कर पाते थे। ऐसा तो कई बार हुआ कि 2-3 दिनों की लगातार छुट्टियां पड़ने पर भी वे घर नहीं आए, और यह भी कई बार हुआ कि वे बिना किसी छुट्टी के अचानक ही घर आ गए। ऐसे में उनका यूं अचानक घर आ जाना हमारे लिए आकस्मिक होता। उन्हें देखकर हमें आश्चर्य होता, लेकिन माँ बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई देती। बल्कि बिना किसी सूचना के भी माँ को पता होता कि आज वे आएंगे। माँ अनुमान लगाया करती थी। जिस दिन माँ के अनुमान के मुताबिक पिता आने वाले होते, उस दिन सुबह के वक्त ही माँ हम तीनों, भाई या मुझे या बहन को बता देती कि आज पिता आने वाले हैं। कि पहली बार हुआ कि पिता शरद पूर्णिमा पे घर नहीं है। उनकी नौकरी दूसरे शहर में थी, लेकिन दूसरे शहर में नौकरी होने के बावजूद महीने में 1 या 2 चक्कर वो घर के लगा जाते थे। लेकिन उनकी नौकरी ऐसी थी कि घर आने के वे पहले कभी सूचना नहीं दे पाते थे। उनको अपनी नौकरी में इतना अनिश्चित काम करना पड़ता था कि वो नहीं बता पाते थे कि आज वो आ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 दिन की छुट्टी है फिर भी वो नहीं आए, और कई बार ऐसा हुआ कि वर्किंग डेज है, कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन वो अचानक आ गए। लेकिन उसमें एक बात तय थी कि बच्चों को आश्चर्य होता था कि छुट्टियां बीत गई, पिता नहीं आए, लेकिन माँ इत्मीनान में रहती थी कि इस बार वो नहीं आएंगे। और जब वो आते थे तो बच्चे आश्चर्य करते थे कि कैसे आ गए अभी अचानक। तब माँ के चेहरे की स्माइल बताती थी कि माँ को पहले से पता था कि पिता आएंगे, लेकिन चिट्ठी नहीं डालते थे और फोन नहीं करते थे, फोन नहीं होते होंगे। जिस दिन माँ को ऐसा लगता कि आज पिता आने वाले हैं, उस दिन वो सुबह ही तीनों भाई बहनों को बता देती कि आज पिता आएंगे। कोई चिट्ठी आई है क्या? भाई पूछते। उन्हें पता था पिता चिट्ठी नहीं लिखते, फिर भी भाई पूछता, पिताजी की चिट्ठी आई है क्या? आप कह रही हैं कि आज पिताजी आएंगे, जबकि वो जानता था कि उसके पिता कभी चिट्ठी नहीं लिखते। इसके बावजूद उसको हो जाता था कि माँ कह रही है तो पूछ नहीं। माँ मुस्कुरा देती, चिट्ठी नहीं आई है। फिर भी कुछ नहीं, तुम दोनों शाम को जल्दी घर लौटना। ऐसा नहीं कि कॉलेज से निकलकर तू किसी दोस्त के घर चला जाए और ये इधर उधर भटकता फिरे। फिर क्या, फिर कुछ नहीं, लेकिन ये याद रखना कि पिताजी जरूर आएंगे। तो तू कहीं अपने दोस्तों के साथ, बड़ा भाई है तो कॉलेज में पढ़ता है, तो हम उम्र दोस्तों के साथ में शाम को सभी समय बिताना चाहते हैं, और छोटे वाले को बरवंडी मारने का अपने हम उम्र दोस्तों के साथ इधर उधर धमा चौकड़ी का मन करता है। तो माँ बता रही है कि ऐसा नहीं हो कि आज बाबू आए, तुम्हारे पिताजी आए और तुम दोनों नदारद मिलो घर से। तुम अपने दोस्तों के घर मत जाना और तू इधर उधर खेलने मत जाना। बिना किसी चिट्ठी के भी पिता के आने की खबर माँ को कैसे मिल जाती है? मुझे बड़ा ताज्जुब होता। पिता चिट्ठी नहीं लिखते, फोन वोन का तो जिक्र भी नहीं है कहानी में, लेकिन इतना एग्जैक्ट, इतना सही माँ को पता कैसे चल जाता है? जिस दिन पिता को आना होता उस दिन माँ पूरे घर की सफाई करती। जिस दिन बोल देती कि आज तुम्हारे बाबूजी आने वाले हैं, उस दिन माँ एक्स्ट्रा सफाई करती, जाले वाले झड़का देती, झाड़ू पोछा कर देती। उनके कुछ कपड़े जिन्हें वे सिर्फ घर पर ही पहनते और फिर वापसी के वक्त अपने साथ नहीं ले जाते, एक अलमारी में रखे रहते थे। धुले साफ होने के बावजूद उस सफेद कुर्ते और पाजामे को माँ फिर धोकर सुखा देती। ये एक और बात थी कि पिताजी कुछ कपड़े हमेशा बस घर पे पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे। उनको वो जाते वक्त अपनी बैग में डालकर साथ नहीं ले जाते थे। उनके जाने के बाद माँ उन कपड़ों को धोकर तहाकर अलमारी में रख देती थी।
लेकिन उनके आने के पहले धुले और साफ होने के बावजूद शायद इसलिए कि इतने दिन से अलमारी में पड़े कोई स्मेल आ रही होगी, तो ताज़ा धुले हुए अच्छे लगते हैं। माँ उन धुले हुए साफ कपड़ों को फिर से धो देते और माँ का अनुमान कभी गलत नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, आगे कहानी क्या कहेगी ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस नई कहानी को। एक सुविधा है कि आप दूसरे लोग जब सर्च करेंगे तो उनको ये कहानी यूट्यूब पे उपलब्ध मिलेगी। पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा। हैव ए नाइस डे।